नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपीपीसीएस की क्लास आपके लिए संचालित कर रहे हैं जो टोटली यूपीपीसीएस प्री के लिए फोकस्ड है। और अभी तक यूपीपीसीएस प्री में जो स्पेशल बैच चल रहा है यूपीएसएल का बैच, उसमें कुल मिला करके हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी चौथी क्लास है और ये चौथी क्लास हमारी वो जो टॉपिक है उसका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का नाम है उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, संगठन और संग्रहालय। इस चैप्टर 2 का पार्ट 2 आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। पार्ट 2 शेयर करेंगे मतलब क्या है कि इसके पहले पार्ट 1 इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है कल की डेट में। और ये जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं, जितने भी हमारे यूपीपीसीएस प्री के लिए जो भी कोर्स हमारे चल रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल यूपीपीसीएस स्पेशल बैच का हो या बायो का हो या फिजिक्स का हो या पॉलिटी का हो, या अभी जैसे हम आगे प्रोग्राम यूपीपीसीएस स्पेशल के लिए पूरी योजनाओं का, पूरा एनवायरमेंटल सेक्टर के जितने भी कन्वेंशन हुए उनकी वीडियो हम आपके लिए लॉन्च करेंगे हमारे इसी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भूमि आईएएस पे। आपको सब मिलेंगी और सब निःशुल्क रहेंगी। आप वहाँ अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए, फ्री में क्लास करिए। पर डे आपको वहाँ यूपीपीसीएस की क्लास हम कंप्लीट कराएंगे। अभी तक हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जैसा कि हम आपसे हर बार करते हैं कि एक बेहतर स्ट्रेटजी के रूप में नई क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लासों का रिवीजन हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना पिछली क्लासों का क्विक रिवीजन करते हैं। अभी तक पीछे हमारी कुल 3 क्लास हो चुकी हैं। जो हमारी पहली 2 क्लासेस थी उनका जो चैप्टर था उसका नाम था यूपी, उत्तर प्रदेश के राजनैतिक और प्रशासनिक परिचय। राजनीतिक और प्रशासनिक परिचय इस टॉपिक पे कुल मिला करके आपकी 2 क्लास हो चुकी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमारा जो था उसमें हमने कुछ चीजें प्रशासनिक रूप में देखी थी। जैसे पार्ट 1 में हमने देखा था कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो हमने आपसे डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश में कुछ 75 जिले हैं। फिर हमने आपसे बात किया था उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, जिसको मंडल को आप संभाग भी कहते हैं। मंडल क्या होते हैं इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आपने कहा था 18 मंडल हैं। फिर हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो 18वां मंडल है नवनिर्मित वो कौन सा है। तो हमने आपको बताया था कि 18वां नवनिर्मित मंडल जो है वो अलीगढ़ है और ये अप्रैल 2008 में गठित हुआ इसका। फिर हमने आपसे बात किया था कि आपके पास नगर निगम वाले नगर कितने हैं, नगर निगम वाले नगर कितने हैं। तो हमने आपसे कहा था, बताया था कि 17 नगर निगम वाले नगर हैं और जो 17वां है वो आपका कौन सा है? शाहजहांपुर। ये बिल्कुल याद रखिएगा, शाहजहांपुर आपका 17वां नगर निगम वाला नगर है। इतनी बातें हमने आपसे कल पहली क्लास में की हुई थी। फिर हमने पहली क्लास में आपसे बात किया था कि विधानसभा, यूपी में विधानसभा है क्योंकि यूपी का जो राज्य विधानमंडल है, यूपी का जो राज्य विधानमंडल है वो कैसा है? तो हमने आपको बताया था कि यूपी का जो राज्य विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब कि जहां लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद दोनों होंगी, उनको द्विसदनात्मक राज्य विधानमंडल कहा जाता है। तो हमने आपसे कहा था कि द्विसदनात्मक है, जिसमें पहला है विधानसभा जिसको आप लोअर हाउस बोलते हैं। और हमने आपसे बोला था कि वर्तमान में विधानसभा में उत्तर प्रदेश में कुल कितने सीटें हैं। तो आपने हमसे कहा था कि 404 सीटें हैं, जिसमें 403 सीटों पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है और 1 सीट वो नॉमिनेटेड होते हैं और उनका नॉमिनेशन कौन करता है? आपका गवर्नर। इतनी बात हमने आपसे की हुई थी। फिर हमने 2 डाटा यहां दिए हुए थे। पहला डाटा कि 1967 तक आपके पास 431 विधानसभा सीटें थीं और 2000 तक कितनी हो गई थी? 425। 2000 में उत्तराखंड का निर्माण होता है और 2000 के बाद आपके पास कुल कितनी सीटें बची? 404। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। फिर इसी कड़ी में हमने आपसे बात किया था कि विधान परिषद, फिर हमने आपसे बात किया था कि विधान परिषद में कितनी सीटें होती हैं। विधान परिषद जैसे आपको पता है कि अपर हाउस होता है
और हमने आपसे बात किया था कि वर्तमान में विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। 2000 तक, सन 2000 तक इसमें कितनी सीटें थीं? 108। 2000 में उत्तराखंड के बनने के बाद आपके पास सीटें कितनी बच गई? 100। इसी तरह बहुत ढेर सारी बातें हमने वहां जिला मंडलों की बताई थी, मुख्यालयों की बात की थी। फिर इसी का जो चैप्टर 1 था, इसी का पार्ट 2 भी हमने नेक्स्ट डे आपके साथ शेयर किया था। और पार्ट 2 में हमने कुछ बातें आपको की थी। जैसे पार्ट 2 में हमने पहली बात की थी कि विधान परिषद या विधानसभा का गठन कब किया गया। हमने आपसे बात किया था विधान परिषद का पहली बार गठन कब किया गया, तो हमने आपको बताया था 1937 में यूपी में विधान परिषद का गठन किया गया। फिर हमने आपसे बात किया हुआ था कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम है, पंचायती राज एक्ट जो पास हुआ 1994 में, वो कब अप्लाई किया गया, तो आपको हमने बताया था कि 22 अप्रैल 1994 को ये चीजें लागू की गई। फिर हमने आपको बताया था कि यूपी में जो पंचायती राज है वो कैसा है। हमने आपको बताया था कि यूपी में पंचायती राज कैसा है, तो आपने कहा था पंचायती राज त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय का मतलब क्या? त्रिस्तरीय का मतलब क्या? ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत, ये तीनों स्तर आपके यूपी में पाए जाते हैं। और वहीं हमने आपको एक बात बताई थी कि जो पंचायती राज है इसका शिल्पकार किसको माना जाता है? पंचायती राज का जो शिल्पकार है, पंचायती राज के जो शिल्पकार हैं वो माना जाता है किसको? कौन बताएगा किसको माना जाता है? बलवंत राय। बलवंत राय मेहता साहब को इसका शिल्पी माना जाता है। और फिर वही हमने आपको पंचायती राज सिस्टम में बताया हुआ था कि पंचायती राज सिस्टम जो आया है वो 73 अमेंडमेंट है जो 1992 में हुआ था, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो 73वां संविधान संशोधन है वो 1992 में हुआ था, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था? 1993 में। ये बातें हमने आपके साथ वहां शेयर की हुई थी। फिर हमने आपको इसी चैप्टर 2 में जो बताया हुआ था, चैप्टर 2 में हमने आपको कुछ जो है यहाँ जो राजनैतिक और संवैधानिक नियुक्तियां थी उनकी बात की थी, जो संवैधानिक एंड राजनैतिक नियुक्तियां थी उसकी बात की थी, राजनैतिक नियुक्तियां हैं उसकी बात की हुई थी। जैसे हमने आपसे बात किया था कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे यूपी के, फर्स्ट सीएम कौन थे, तो आपने हमसे बोला था पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। फिर हमने आपसे बात किया था कि फर्स्ट गवर्नर कौन थी, तो आपने यहाँ बताया हुआ था। फिर हमने आपसे बात किया था कि फर्स्ट वुमेन सीएम कौन थी, तो ये भी हमने आपके साथ वहाँ डिस्कस किया हुआ था। फिर हमने यहाँ आपसे बात किया था कि यूपी का लोकसभा में कितना पार्टिसिपेशन है, या लोकसभा की कितनी सीटें यूपी में है, तो हमने आपसे बताया था कि 80 सीटें हैं। फिर हमने आपको बताया था कि यूपी का राज्यसभा में कितना पार्टिसिपेशन है, या राज्यसभा में यूपी की कुल कितनी सीटें थी, तो आपने कहा था 31 सीटें हैं। ये सारी चीजें हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 में डिस्कस किया हुआ था। और चैप्टर 2 में ही हमने आपको बताया था कि जो 73वां संविधान संशोधन है जो 1992 में हुआ है, इसने क्या किया? इसने किया लोकल गवर्नेंस का सूत्रपात किया कहाँ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये लेके आया एक पार्ट जोड़ा, पार्ट 9, और उसमें आर्टिकल थे 243 ए से लेकर के 243 ओ तक। और ये सारे आर्टिकल आपके कहाँ कनेक्ट करते हैं? लोकल गवर्नेंस, पंचायती राज सिस्टम से। और इसके साथ ही इसने यहाँ कनेक्ट किया 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से कनेक्ट करती है। तो इतनी बातें हमने आपसे पार्ट 1 में की हुई थी। जो चैप्टर 1 है हमारा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक परिचय, इसके 2 पार्ट हैं। दोनों पार्ट में क्या हमने पढ़ाया था हमने आपको शॉर्ट में समझा दिया। इसकी पूरी डिटेल लेक्चर आपको वहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। आज हम अपनी नई क्लास स्टार्ट करेंगे, और हमारे नए क्लास का चैप्टर 2 का टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, संगठन और संग्रहालय का पार्ट 2। पार्ट 1 आपको कल हमने डिस्कस किया था, यूट्यूब पे आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला परिषद स्थापित है। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय लोक कला परिषद स्थापित है। आपका ऑप्शन दिया गया है लखनऊ,
कानपुर, अयोध्या या वाराणसी। तो कल अगर आप देखेंगे, कल की क्लास अगर आप देखेंगे तो कल के क्लास में हमने कला भवन, कला परिषद का डिस्कशन किया हुआ था, जब हमने वाराणसी के प्रमुख संस्थानों की एक लिस्ट जारी की हुई थी। उस लिस्ट में हमने आपको बताया हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद जो है वो आपका कहाँ पे है, बनारस में है, वाराणसी में है। तो अगर आप देखेंगे इस तरीके से कल के क्वेश्चन का आज हम ठीक तरीके से एक रिवीजन ही करा रहे हैं आपको, और क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, कैसे बने, वो हमने आपसे डिस्कस किया था। उसी का आज एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया। भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद कहाँ है आपका, वाराणसी में, इसको क्लियर रखिएगा। यहाँ भी हमने आपको दिया हुआ है कि वाराणसी के कुछ प्रमुख संस्थान जो इंपॉर्टेंट हैं उनकी लिस्ट भी हमने आपको दे दिया है। ये लिस्ट कल भी हमने जारी किया हुआ था। तो अगर आप लिस्ट हमारी लगातार देख रहे हैं तो इस सेगमेंट से जितने भी क्वेश्चन पीसीएस में आएंगे आप सारे क्वेश्चन करने में सक्षम रहेंगे। तो देखिए वाराणसी में और कौन कौन से संस्थान है कला संबंधित। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आपका कहाँ है, वाराणसी में। भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद कहाँ है, वाराणसी में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का उपकेंद्र कहाँ है, वाराणसी में। और राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपकेंद्र कहाँ खोला जाना प्रस्तावित किया गया है, कहाँ प्रस्तावित किया गया है, वाराणसी में। तो आप इतना चीज याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन देखिए, इन चारों ही पोर्शन पे क्वेश्चन बने हैं। इन चारों ही पोर्शन पे क्वेश्चन इस रूप में बने हैं कि जैसे पहले हमने आपसे पूछा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद कहाँ है, आपको पता है वाराणसी, आपने ऑप्शन कर दिया। लेकिन यहाँ मैच द फॉलोइंग दिया गया है, और मैच द फॉलोइंग दो तरीके से दिया गया। पहला दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जैसे इन तीनों का नाम दे दिया गया, ये आपके देखिए डेट भी दिए गए हैं, लेकिन इसमें कोई डेट चेंज कर दी गई। यहाँ 2018 की जगह पे हमने 2019 कर दिया। और फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का उपकेंद्र, जो 2018 में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में आपको 2019 दिया जाएगा, तो आपका ये सही सुमेलित नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा। तो पहला तो आपको सही सुमेलित का इस रूप में पूछा गया है। दूसरा आपको इनको अरेंजमेंट के आधार पर दिया गया है, पूछा गया है कि इन कला केंद्रों का उनके निर्माण तिथि के हिसाब से पहले से अंतिम का अरेंजमेंट करिए। तो इसके लिए भी हमने आपको इसलिए लिस्ट यहाँ दे दिया गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1987 में बना, भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद 1920 में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का उपकेंद्र कब बना, 2018 में। तो ये चीजें आपको यहाँ है, आप इसको देख सकते हैं। जो अब क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं वो ये है कि राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी का उपकेंद्र कहाँ प्रस्तावित है। तो आपके पास ऑप्शन है प्रस्तावित कहाँ है, वाराणसी में। ठीक है, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न संस्थानों में से कौन सा एक लखनऊ में स्थापित नहीं है। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई बार जब हम क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, तो हम एक क्वेश्चन को एक सरसरी निगाह से पढ़ते हैं, और ये जो नहीं जहां लिखा हुआ है अक्सर कई बार हम मिस कर जाते हैं। मिस कर गए तो सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है निम्न संस्थानों में से कौन सा एक लखनऊ में स्थापित नहीं है, और अगर हम यहाँ कर ले गए नहीं, हमने स्किप कर दिया, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, निम्न संस्थानों में से कौन सा एक लखनऊ में स्थापित है, और आपका सारा कॉन्सेप्ट पलट जाएगा। तो सबसे पहले एग्जाम में आप जाइए तो क्वेश्चन को आराम से अच्छे से पढ़िए, आंसर कहीं ना कहीं उसी में छुपा होता है। तो देखिए क्या है, स्थापित कहां नहीं है, क्या पूछा गया है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान, राज्य ललित कला अकादमी और हरिऔध कला केंद्र भवन। अगर आपने कल की क्लास देखा होगा तो कल की क्लास में जब हमने कला भवन की एक लिस्ट जारी की हुई थी, तो उस लिस्ट में हरिऔध कला केंद्र का लोकेशन भी हमने शेयर किया हुआ था। और जब हमने लखनऊ के लिस्ट जारी की थी तो लखनऊ के लिस्ट में भी हमने आपको ये बताया हुआ था उसमें कौन कौन से संस्थान हैं। तो भातखंडे आप जानते हैं लखनऊ में है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय भी लखनऊ में है, राज्य ललित कला अकादमी भी आपका लखनऊ में है, रेजिडेंसी के पास ये दोनों संस्थान पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी का मतलब क्या, हरिऔध कला भवन ये कहाँ है आपका, ये लखनऊ में नहीं है, और जो हरिऔध है वो आपका वाराणसी में पड़ता है। हमने कल आपसे लिस्ट जारी की हुई थी। अब यहाँ देखिए, हमने कला के क्षेत्र से संबंधित जितने महत्वपूर्ण संस्थान हैं जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं और जो लखनऊ में स्थापित हैं, उनको हमने आपके लिए पूरी एक जगह पे समराइज करके आपके लिए हमने यहाँ पब्लिश कर दिया है। देखिए पहला क्या है, राजकीय वास्तुकला विद्यालय कहाँ है, लखनऊ में। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ है, लखनऊ में। भातखंडे संगीत संस्थान
अब देखिए एक डाटा आपको और यहां मिल गया, अक्टूबर 2000 से इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लखनऊ स्थापित या उत्तर प्रदेश में किस कला केंद्र को 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, और आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे कला एवं शिल्प महाविद्यालय, भाटखंडे संगीत संस्थान, रविंद्र नाट्य केंद्र, भारतेंदु नाट्य अकादमी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, भातखंडे संगीत संस्थान। तो भातखंडे संगीत संस्थान को अक्टूबर 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, और ये कहां संस्थान आपका? लखनऊ में। राज्य ललित कला अकादमी कहां है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी आपका कहां है? लखनऊ में। रविंद्रालय नाट्य अकादमी केंद्र कहां है? लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी आपका कहां है? लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पे है? लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट कहां आपका? लखनऊ में। यहां आपको एक चीज और दिखाई पड़ रही होगी, वो चीज ये है कि हमने इन संस्थानों का स्थापना का वर्ष भी आपके साथ यहां साझा किया है, और वो इसलिए साझा किया है क्योंकि पिछले कुछ सालों में इन संस्थानों का इनके स्थापना वर्ष से मैच आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमने कल भी बताया था आपको, हर क्लास में बताते हैं कि हमारे क्वेश्चन कराने का मोटिव ये नहीं है कि हम आपको क्वेश्चन करा करके आंसर दें। हमारा मोटिव ये है कि हम उस क्वेश्चन के माध्यम से, उस सेगमेंट से यूपीपीसीएस में प्रीवियस ईयर में बने सारे क्वेश्चन और आगे बनने वाले सारे क्वेश्चन के संभावित प्रश्नों को हम आपके साथ साझा करें और आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हम सही करा ले जाएं। तो यहां देखिए आपको, अब इसमें से कुछ संस्थान ऐसे हैं जहां लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे पहला राजकीय वास्तुकला विद्यालय, दूसरा कला एवं शिल्प महाविद्यालय, तीसरा भातखंडे संस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी और पांचवा राष्ट्रीय कथक संस्थान। ये 5 संस्थान ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं प्रतिवर्ष एग्जाम में आपके यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं। तो याद तो आपको इन सबको रखना है, लेकिन 5 पे विशेष ध्यान आपको बनाए रखना है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको मैच द फॉलोइंग दिया जाता है तो आप मैच कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ का हमने ईयर भी दिया हुआ, जैसे कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में बना, भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में बना 1926 में है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर 2000 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो अगर आपको कथन कारण में पूछा जाता है तो आप क्लियर रहिएगा कि बना 1926 में है लखनऊ में, लेकिन डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा सन 2000 में इसको दिया गया है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय, राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कहां है? राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कहां है? अगर हम इसमें, हमें जैसे भी यहां ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, गोरखपुर, अगर हम इन चीजों में देखें और हम थोड़ा सा अगर अपना कॉन्सेप्ट लगाएं तो उस कॉन्सेप्ट में हमें पाएंगे कि लखनऊ अवध क्षेत्र का या नवाबों की राजधानी थी, और लखनऊ नवाबों की राजधानी थी, वाजिद अली शाह का यह क्षेत्र रहा है। तो अगर नवाबों की राजधानी लखनऊ रही है, तो अगर कला केंद्रों का विकास किया जाएगा तो इन चारों में से संग्रहालयों का अगर विकास कहीं किया जाएगा, तो अगर हमारा कॉमन सेंस अगर आप लगाइए तो आपको पता चल जाएगा कि लखनऊ में संभावना बन सकती है कि जो संग्रहालय बने उन चारों जगहों के संग्रहालयों से सबसे पुराना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, सबसे पुराना संग्रहालय आपका कहां पे है? लखनऊ में। चलिए मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आपके सामने फिर आ रहा है। तो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन के लिए हमने आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल हम करेंगे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, और आप देखिए सूची 1 में आपको कुछ केंद्रीय संगठन संस्थान दिए गए हैं और सूची 2 में उनका स्थान दिया गया है, और उस स्थान के हिसाब से आपको मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। चलिए देखिए पहला क्या है? राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। दूसरा क्या है? बाल संग्रहालय, थारू जनजाति एवं सांस्कृतिक संग्रहालय, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। अगर आप यूपी के मैप को भी देखेंगे या यूपी का करंट भी पढ़े होंगे या यूपी के स्पेशल के कोई भी आपने कहीं से कुछ भी चीज पढ़ी होगी, तो उसमें आपको 2 चीजें बहुत विशेष ध्यान के रूप में मिली होंगी, और वो 2 चीजें ये रही होंगी कि जो प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय है
प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय है वो आपका लखनऊ में है। लखनऊ में है इसका मतलब अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो एलिमिनेशन मेथड एक आता है कि डी का 4, तो डी का 4 हमारे पास कहाँ कहाँ है ये देखिए, डी का 4 हमारे पास ऑप्शन ए में है, डी का 4 हमारे पास ऑप्शन बी में है, डी का 4 ऑप्शन सी और डी में नहीं है। इसका मतलब ये हो गया एलिमिनेशन मेथड एक आता है कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये आपके विकल्प नहीं हो सकते, ये आपके विकल्प नहीं हो सकते। अब आपका आंसर ऑप्शन ए और बी में छुपा हुआ है। दूसरा, अगर आप देखेंगे थारू ये जनजातीय क्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्र का आप देखेंगे तो सोनभद्र बलरामपुर का एरिया पड़ता है, तो थारू जनजातीय एवं सांस्कृतिक संग्रहालय की अगर आप बात करेंगे तो वो आपके बलरामपुर क्षेत्र में है, बलरामपुर क्षेत्र में है। अगर आप मैपिंग से भी देखेंगे थारू जनजातियों के जो संगठन उनको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे थारू जनजाति का जो संग्रहालय है वो बलरामपुर में पड़ता है। बलरामपुर का मतलब हो गया सी का 3। अब आपको देखना है कि सी का 3 कहाँ कहाँ है, तो देखिए इन दोनों जगहों पे सी का 3 ऑप्शन मिल रहा है। अब आपके पास दो चीजें हैं, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, बाल संग्रहालय। तो बाल संग्रहालय के बारे में आप देखेंगे, बाल संग्रहालय आपका कन्नौज, जो इत्र की राजधानी भी कही जाती है, कन्नौज में है। कन्नौज में है यानी कि आपका ऑप्शन बी का 1 सही होना चाहिए। बी का 1 आपका कन्नौज में है यानी कन्नौज, बी का 2 ऑप्शन आपका सही है। तो अब एलिमिनेशन मेथड से लगाइए, देखिए इन बाकी बचे दो ऑप्शन में आपके पास बी का 2 कहाँ है, तो बी का 2 आपका ऑप्शन 1 में है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आपका कहाँ है, फर्रुखाबाद। बाल संग्रहालय आपका कहाँ है, कन्नौज में। थारू जनजाति एवं सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ है आपका, बलरामपुर। और प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय आपका कहाँ है, लखनऊ में। यहां हमने कुछ आपको सूची और दिया हुआ है, जैसे देखिए राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो फर्रुखाबाद में है, फर्रुखाबाद में वो 2018 में शास्त्री जी संबंधित सामग्री से रिलेटेड है। बाल संग्रहालय कन्नौज में ये निर्माणाधीन है। थारू जनजाति एवं सांस्कृतिक संग्रहालय बलरामपुर ये भी निर्माणाधीन है। और प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय ये आपका प्रस्तावित है। तो आपको यहाँ दो डाटा हमने आपको शेयर किया। पहला, हमने आपको डायरेक्ट पूछ लिया कि राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है, आपने कहा फर्रुखाबाद। बाल संग्रहालय कन्नौज, थारू जनजाति संग्रहालय लखनऊ बलरामपुर, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय लखनऊ। और इनमें से अगर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो फर्रुखाबाद में निर्माणाधीन है या फर्रुखाबाद में 2018 में इसका निर्माण किया गया, वो किस विषय से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा शास्त्री जी से संबंधित सामग्रियों का संग्रहालय है। और उसका विषय क्या है, शास्त्री जी के सामग्रियां। फिर आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा निर्माणाधीन है, किसका निर्माण हो चुका है, तो देखिए ये दो निर्माणाधीन है। कौन सा, बाल संग्रहालय कन्नौज, थारू जनजाति प्राकृतिक संग्रहालय बलरामपुर निर्माणाधीन है। और प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय लखनऊ ये भी प्रस्तावित है। क्लियर है, तो आपको ये डाटा याद रखना चाहिए। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है, आपका ऑप्शन है वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या और लखनऊ। तो हम आपको बता दें, मोतीलाल साहब का जो बाल संग्रहालय उनके नाम पे बनाया गया है। शास्त्री जी से संबंधित जो आपको संग्रहालय है वो आपको भी देखा फर्रुखाबाद में, जो 2018 में बना है। मोतीलाल साहब, मोतीलाल जी से, नेहरू जी से संबंधित जो बाल संग्रहालय है वो आपका कहाँ पे है, लखनऊ में। तो इसको याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपका लखनऊ में है, जो बच्चों के कला केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है, मोतीलाल नेहरू जो बाल संग्रहालय है वो 1957 में बना था, लखनऊ में है। बाल के हेतु ज्ञान विज्ञान और सांस्कृतिक सामग्री से रिलेटेड है। चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का कार्यक्रम अक्सर आप देखेंगे होता रहता है, यूपी में अक्सर चलते रहते हैं। वो सारे के सारे आपके मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय से कनेक्टेड हैं और जो लखनऊ में है और जो बालकों हेतु विज्ञान के प्रदर्शनी के रूप में हमेशा आयोजित किया जाता रहा है। आइए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। इसमें एक से दिया गया, देखिए डायरेक्ट हमने क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। भारत कला भवन, अगर आपने देखा होगा कल का क्वेश्चन और कल का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, तो उसमें हमने वाराणसी में स्थापित सभी महत्वपूर्ण संग्रहालयों को चर्चा किया हुआ है। और आज भी पहले क्वेश्चन में हमने वाराणसी से संबंधित सारे संग्रहालयों की चर्चा की हुई है। तो आप देखेंगे भारत कला भवन ये आपका कहाँ है, BHU वाराणसी में, यानी कि ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही है।
डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम, अंबेडकर पार्क के नाम से बहुत सी चीजें हैं जो लखनऊ में आपको दिखाई पड़ेंगी। तो डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम आपका कहाँ पे है? लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसका सही है। लोक कला संग्रहालय, लोक कला संग्रहालय अभी हम इसके पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पहले ही क्वेश्चन में हमने आपको वाराणसी के से संबंधित जो लिस्ट जारी किया था उसमें हमने आपको बताया था कि कला संग्रहालय जो भी हैं, जितने भी बनाए गए हैं राष्ट्रीय कला संग्रहालय, वो भी कहाँ आपका? वाराणसी में है। राज्य पांडुलिपि संग्रहालय, राज्य पांडुलिपि संग्रहालय लखनऊ में आपका नहीं है, ठीक है ना। तो राज्य पांडुलिपि संग्रहालय लखनऊ में नहीं है, ये प्रयागराज में शायद पड़ता है राज्य पांडुलिपि संग्रहालय। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, राज्य पांडुलिपि संग्रहालय लखनऊ में नहीं है। बाकी तीनों आपके भारत कला भवन बीएचयू वाराणसी में है, डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम लखनऊ में है, और लोक कला संग्रहालय आपका कहाँ है? वाराणसी में है। तो देखिए हमने आपको यहाँ दिया गया है, हमने आपको एक लिस्ट भी दी गई है। भारत कला भवन जो 1920 में बना, ये कहाँ पे है? बीएचयू वाराणसी में। ये चित्रकला का बड़ा संग्रहालय है। किससे संबंधित है? चित्रकला से। सारनाथ संग्रहालय 1904 में बना, ये सारनाथ वाराणसी में है। पुरातन वस्तुओं का संग्रह है। और लोक कला संग्रहालय ये 2010 में बना, वाराणसी में है। तो आपसे देखिए क्वेश्चन यहाँ और क्या बन सकते हैं। पहला, जैसे हमने आपको बोला कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपने वहां बता दिया। यहाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और यहाँ आपको दे दिया जाएगा भारत कला भवन, ये दे दिया जाएगा, और यहाँ दे दिया जाएगा 1920। दूसरा आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन सारनाथ संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय ये दे दिया जाएगा आपका 1905। और तीसरा आपको दे दिया जाएगा लोक कला संग्रहालय, लोक कला संग्रहालय, और ये दे दिया जाएगा 2010। देखिए हमने यहाँ क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन आपको बन सकता है, तो आप हमारे साथ पढ़िए, और क्वेश्चन वहां से और बन सकते हैं कि नहीं, इसको बना करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास ये दो डाटा पड़े हैं, एक डाटा ये है, दूसरा डाटा ये है। इनके आधार पे हम एक क्वेश्चन और बना सकते हैं कि भारत कला भवन 1920, सारनाथ संग्रहालय 1905, लोक कला भवन 2010। ये आपका क्वेश्चन है 1, 2, 3, और हम आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं हटा दीजिए, या यहां हम कर सकते हैं 1 और 3। तो आपको देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भारत कला भवन 1920, सारनाथ संग्रहालय 1905, लोक कला भवन 2010। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1 और 3। आपको हमने दिया गया है कि जो सारनाथ संग्रहालय 1904 में है, यहाँ 1905 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये वाला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, बाकी दोनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी केवल 2 सही सुमेलित नहीं है। क्लियर है आप? ये एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ क्या बन सकता है कि भारत कला भवन बीएचयू वाराणसी में है, वो किस विषय से संबंधित है। तो यहाँ आपको दे दिया जाएगा चित्रकला से, पुरातन वस्तुओं के संरक्षण से, नाट्य शैली से, नृत्य शैली से। तो आप क्लियर रहिए, तो भारत कला भवन है वो चित्रकला या चित्रकारिता से संबंधित है। आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा, चित्रकला का बड़ा केंद्र है, और वो कौन सा है? भारत कला भवन। तो अगर भारत कला भवन को लेकर के आपको क्वेश्चन बनता है ऐसे, तो आप इसका आंसर बिल्कुल क्लियर रखिए कि चित्रकला से संबंधित वो बड़ा संग्रहालय है। क्लियर है? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आइए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ है? ये आपका क्वेश्चन है। पहला है लखनऊ, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है गोरखपुर, चौथा है अयोध्या। तो इसका आंसर आप देखिए, उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है वो आपको लखनऊ में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है, और इसका जो स्थापना है वो देखिए 1976 में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है उसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ, ये लखनऊ में है।
और लखनऊ में है। इसकी पूरी डिटेल हमने आपको यहाँ दी हुई है। उत्तर प्रदेश के भाषा बोली संस्थानों से रिलेटेड हमने एक सीरीज आपको दे दिया है। इतने ही सीरीज आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं। क्वेश्चन एक बनाना, उसके माध्यम से आपको सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर कर देना ही हमारा मोटिव है। क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान। हिंदी एक बोली हमने लिया, उस बोली का संस्थान हमने डिसाइड किया और आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान कहाँ है। आपने हमें आंसर दिया लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश में और कितने ऐसे संस्थान हैं जो भाषा बोलियों संबंधित हैं, वो कहाँ हैं? लखनऊ में हैं। लखनऊ के सारे संस्थानों को जो किसी भाषा बोली संबंधित हैं वो हमने यहाँ आपको लिस्ट दे दी है, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कहीं भी पूछे जाए तो आप उसको कर सके। जैसे अगर हमने आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पूछा तो हो सकता है एग्जाम में आपको उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पूछ लिया जाए, तो उसका आंसर आप करने में सक्षम हो, इसलिए हमने आपको पूरी लिस्ट यहाँ जारी कर दी है। देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ में। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ में। मौलाना आजाद स्मारक अकादमी गैर सरकारी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी ये भी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश जैन शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। तो आप देखेंगे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और जैन, इनसे रिलेटेड जितने भी संस्थान हैं, कौन कौन से? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, जैन, ये सारे संस्थान कहाँ हैं? लखनऊ में हैं। और आप एक चीज यहाँ और देख रहे होंगे, वो चीज ये है कि हम आपको इसके साथ इन संस्थानों के स्थापना वर्ष भी हमने आपके साथ साझा किया है। जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का गठन कब हुआ? 1976 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कब हुआ? 1976 में। उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान 1972 में। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का गठन कब हुआ? 1976 में। मौलाना आजाद स्मारक अकादमी जो गैर सरकारी है वो गठन कब हुआ? 1975 में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का गठन कब हुआ? 1994 में। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी का गठन कब हुआ? 1996 में। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी का गठन कब हुआ? 1998 में। और उत्तर प्रदेश जैन शोध संस्थान का गठन कब हुआ? 1990 में। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह का भी बने कि अगर आपको मिलान कराएं सूची 1 का सूची 2 से, सूची 1 का सूची 2 से, और इधर वर्ष दिए हों और इधर संस्थान के नाम दिए हों, तो इस क्वेश्चन को भी करने में आप सक्षम हैं, क्योंकि हमने आपको संस्थान के नाम और उन संस्थान के वर्ष भी दे दिए। यहां से आप क्वेश्चन अपना अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। दूसरा, कौन कौन से भाषा संस्थान लखनऊ में हैं? तो हिंदी का है, संस्कृत का है, उर्दू का है, सिंधी का है, पंजाबी का है और जैन शोध संस्थान भी लखनऊ में है। ये महत्वपूर्ण संस्थान है। अब इन संस्थानों में से कुछ संस्थान ऐसे हैं जहां से लगातार क्वेश्चन बने हैं, वो हमको आपको बता देते हैं। जैसे पहला, उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। दूसरा, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। तीसरा, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान। चौथा, उत्तर प्रदेश जैन शोध संस्थान। ये 4 संस्थान ऐसे हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन बने हैं, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन लगातार जो है पूछे गए हैं। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय, याद रखिएगा केंद्रीय की बात कर रहा है, ना कि राज्य कृषि विश्वविद्यालय की। केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा? जो कृषि से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो अगर आप यूपी से रिलेटेड चीजें पढ़े होंगे, करंट का भी देखे होंगे, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ए, सिर्फ एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब यहां हमने आपको कुछ जितने भी महत्वपूर्ण या जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनका नाम हमने आपको यहां दिया हुआ है। इसको आप देख सकते हैं। जैसे चंद्रशेखर कृषि
विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में। आचार्य नरेंद्र देव कहाँ है? फैजाबाद में। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में। बांदा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय का आपका कहाँ है? कानपुर में। नरेंद्र देव फैजाबाद, सरदार पटेल मेरठ, बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा में। सैम हिगिन बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय ये कहाँ है? नैनी प्रयागराज में। और रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, देखिए राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय याद रखिएगा कहाँ आपका? झांसी में। तो उत्तर प्रदेश में जो एक राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वो है रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, और वो कहाँ है आपका? झांसी में। इनमें से इन संस्थानों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्थान आपसे लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं वो पहला आचार्य नरेंद्र देव, दूसरा सैम हिगिन बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय नैनी प्रयागराज में। ये याद रखिएगा कि इसका नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। सैम हिगिन बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रयागराज में, 2010 में बना है। और तीसरा रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? झांसी में। तो ये चीज याद रखिएगा। तो जितने कृषि विश्वविद्यालय आपके हैं आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं भारत में, सॉरी उत्तर प्रदेश में। 5 में से आप 4 राज्यीय हैं, 1 राष्ट्रीय है, 1 राष्ट्रीय है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है उत्तर प्रदेश में कुल कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो आप आंसर देंगे 4 राज्य हैं, ठीक है ना, और 1 आपका राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय है या केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, और वो कौन सा है? रानी लक्ष्मीबाई। कहाँ पड़ता है? झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई, और ये रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे पड़ता है? झांसी में। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? झांसी में। अब आइए हमारा फिर एक क्वेश्चन आया सुमेल करने वाला, इसको हम देखते हैं। कुछ कृषि संस्थानों के नाम दिए गए हैं सूची 1 में। इस कृषि संस्थान का आपको कहाँ लोकेशन दिया गया, स्थान और जिला कहाँ पे वो हैं, इनको आपको मिलान करना है। पहला है ऊतक संवर्धन हेतु प्रयोगशाला, किसके लिए? केले। केले के ऊतक संवर्धन हेतु प्रयोगशाला कहाँ पे, ये पूछा गया है। बाल संग्रहालय किसके हेतु? गन्ने हेतु, ये पूछा गया है। राज्य पशु उत्थान वर्ण संकर केंद्र कहाँ पे है? पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आपका कहाँ पे है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला कल भी हमने आपसे डिस्कस किया, कल क्लास में मैंने बताया था कि ऊतक संवर्धन से रिलेटेड जो प्रयोगशाला है, वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, वो आपका लखनऊ में स्थापित है। लखनऊ में स्थापित है और इसको बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित है। अगर इसका आंसर हम देखते हैं तो ए का 1 एलिमिनेशन मेथड हम लगाएं। एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि वो सारे ऑप्शन सही होने के चांस उनमें बढ़ जाते हैं जहां ए का 1 होगा। तो देखिए ए का 1 कहाँ का है? ए का 1 ऑप्शन ए में है केवल, बी में नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर नहीं हो सकता। सी में नहीं है, ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं हो सकता। डी में नहीं है तो ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब एलिमिनेशन मेथड से केवल एक पॉइंट पे हमें आंसर पता होने से ही हमारा आंसर क्लियर हो गया। हमें एलिमिनेशन मेथड ने हमको बताया कि ए का 1 सही है और इस बेस पे हमको बाकी तीनों को बिना देखे आंसर हमारा मिल गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि एलिमिनेशन मेथड कितना अच्छे से वर्क करता है ऐसे क्वेश्चनों को टैकल करने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। ऊतक संवर्धन एवं प्रयोगशाला केले हेतु कहाँ है? लखनऊ बायोटेक पार्क में। बाल संग्रहालय गन्ने हेतु कहाँ है? शाहजहांपुर, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर। इसको अभी ध्यान से रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। राज्य पशु उत्थान वर्ण संकर केंद्र कहाँ है? बरेली में। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है आपका? महोबा में। ये चीज क्लियर रखिए। अभी जो हमने आपसे कहा कि इसको ध्यान रखिए, यहां देखिए बाल संग्रहालय गन्ना हेतु, इसमें 3 जगह का नाम आपको दिया गया है, शाहजहांपुर, कुशीनगर
मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ये 3 आपको दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बाल संग्रहालय गन्ने हेतु पूछा जाए तो इन तीनों नामों में से कोई भी नाम अगर ऑप्शन के रूप में आपको एग्जाम में मिलते हैं तो वो आपको टिक करने हैं। इन तीनों में से कोई भी नाम हो सकता है, इसलिए हमने तीनों नाम यहाँ दे दिया था। वो शाहजहांपुर भी हो सकता है, वो मुजफ्फरपुर भी हो सकता है, वो कुशीनगर भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी नाम अगर आपको मिलता है कि बाल संग्रहालय गन्ने हेतु कहाँ है तो आप अपना आंसर टिक करेंगे। दूसरा, अगर ये क्वेश्चन बनता है कि दिए गए विकल्पों में से किस जगह पे बाल संग्रहालय गन्ने हेतु नहीं है तो ये 3 नाम एक साथ होंगे सही होंगे, जो चौथा नाम इसके अलावा होगा वो गलत होगा। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बाल संग्रहालय गन्ने हेतु इनमें से कहां नहीं है, पहला शाहजहांपुर, दूसरा बी ऑप्शन है आपका मुजफ्फरपुर, सी ऑप्शन है आपका कुशीनगर और डी ऑप्शन है आपका लखनऊ, तो आपको क्लियर है कि इन तीनों जगहों पे कुशीनगर, शाहजहांपुर और मुजफ्फरनगर में हमारा बाल संग्रहालय है गन्ने हेतु। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। ऑप्शन डी यानी कि लखनऊ इसका गलत जवाब होगा, यानी कि लखनऊ में हमारा बाल संग्रहालय गन्ने हेतु नहीं है। क्लियर है? आइए हम आज के अपने अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई प्रश्न संख्या 20 पे। यहां भी हमने कुछ कृषि संस्थानों के नाम दिए गए हैं और उन कृषि संस्थानों का आपका लोकेशन पूछा गया है और यहाँ मैच द फॉलोइंग आपको करना है। मैच द फॉलोइंग करना है, मैच द फॉलोइंग के हिसाब से आपको आंसर बताना। पहला क्या है, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान परिषद कहाँ, ये आपसे पूछा गया है। गन्ना शोध परिषद के अधीन गन्ना शोध केंद्र कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। तीसरा, गन्ना शोध परिषद के अधीन गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है, ये आपसे पूछा गया है। चौथा, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान विकास संस्थान, ये आपको पूछा गया है कि कहाँ पे है। अभी इससे पहले क्वेश्चन में ही हमने बताया था कि बाल संग्रहालय गन्ने को लेकर के कहाँ पे है। आपको हमने 3 नाम दिए थे, शाहजहांपुर, मुजफ्फरपुर और कुशीनगर। तो अगर वहां से देखेंगे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करिए तो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ पे है, शाहजहांपुर, यानी कि ए का 1। अब ए का 1 जहां जहां होगा वही विकल्प आपका आंसर होगा, बाकी विकल्प आपके आंसर नहीं होंगे। तो ए का 1 कहाँ, देखिए ए का 1 ऑप्शन 1 में है, ए का 1 ऑप्शन बी में है, ए का 1 ऑप्शन सी में है। इसका मतलब हो गया ए का 1 ऑप्शन डी में है, ए का 1 ऑप्शन सी में नहीं है, इसका मतलब आंसर आपका सी नहीं हो सकता। अब आपके पास 3 विकल्प हैं, ए, बी या डी। ऑप्शन डी पे आइए। ऑप्शन डी पे देखिए लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान विकास संस्थान, आप देखेंगे तो आपको इधर तेलीबाग से रायबरेली रोड पे आप जाएंगे या आप ये कहिए कि शहीद पथ वाले रोड को कनेक्ट करने वाले रोड पे जाएंगे तो आपको लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान दिखाई पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान आपका कहाँ पे है, लखनऊ में है, यानी कि डी का ऑप्शन 4, डी का ऑप्शन 4। अब आप चेक करिए कि डी का ऑप्शन 4 कहाँ कहाँ है। डी का ऑप्शन 4 ए में है, नहीं तो ऑप्शन ए इसका विकल्प नहीं हो सकता। डी का 4 ऑप्शन बी में है, हाँ बी में है, तो ऑप्शन बी इसका विकल्प हो सकता है। ऑप्शन डी में भी है, तो अब आपके पास ऑप्शन बी या डी बचे जिसको आप देख सकते हैं। दूसरा आइए, गन्ना शोध परिषद के अधीन गन्ना शोध केंद्र, गन्ना क्या लिखा हुआ, गन्ना शोध परिषद, यानी कि इसके अधीन गन्ना शोध केंद्र कहाँ पे है, तो ये आपका मुजफ्फरनगर, गोरखपुर और लखीमपुर खीरी के पास पड़ता है। गन्ना शोध परिषद के अधीन गन्ना शोध संस्थान आपका कहाँ है, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, गोला, यानी कि बी का ऑप्शन हो गया 2। तो बी का ऑप्शन 2 कहाँ पे है आपका, बी का ऑप्शन 2 आपको 2 जगह पे मिल रहा है, ऑप्शन बी में भी मिल रहा है, ऑप्शन डी में भी मिल रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, सी का क्या हो जाएगा 3, सी का 3 एक ही जगह पे है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी हो जाएगा। मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ है, शाहजहांपुर में। गन्ना शोध परिषद के अधीन गन्ना शोध केंद्र, याद रखिएगा, गन्ना शोध परिषद के अधीन गन्ना शोध केंद्र आपका कहाँ है, मुजफ्फरनगर में है, गोरखपुर में है, गोला खीरी में है। गन्ना शोध परिषद के अधीन गेदा सिंह, ये याद रखिएगा, गेदा सिंह गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है आपका, शौरही कुशीनगर में। और लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान,
तो 60 में कभी कभी आपसे गन्ना विकास संस्थान पूछा जा सकता है, तो गन्ना विकास संस्थान आपका कहाँ है? लखनऊ में है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि संस्थानों, कृषि विकास शोध संस्थानों, कृषि विकास प्रजनन संस्थानों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बने हैं, उनके लोकेशन, उनका आंसर, उनकी पूरी कंप्लीट डिटेल हमने आपको आज के इस लेक्चर में कराया। यहां देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए लिखा हुआ गन्ना शोध परिषद के अधीन गन्ना शोध संस्थान, ये आपको 3 नाम दिए गए हैं, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर और खीरी। तो आप याद रखिएगा कि इन तीनों में से कोई भी नाम अगर आपको गन्ना शोध परिषद के अधीन गन्ना शोध संस्थान के रूप में आते हैं, तो आप इन तीनों में से किसी भी नामों पर अगर आप विकल्प अपना लगाते हैं तो आपका आंसर सही होगा। इसी तरीके से हम कल की क्लास का जो इसका लास्ट पार्ट होगा, पार्ट चैप्टर 2 का पार्ट 3, उसमें हम डिस्कस करेंगे और चीज़ों पे। तो आज की क्लास में हमने कृषि विश्वविद्यालयों या इससे रिलेटेड क्लास भवनों, संस्थानों के लोकेशन, उनसे बनने वाले क्वेश्चन, उनसे अभी तक बने हुए क्वेश्चनों को, बन सकने वाले क्वेश्चनों को, उनसे रिलेटेड जो PDF मटेरियल्स है, उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का पूरा डिटेल हमने आज आपके साथ शेयर किया। आज की क्लास के लेक्चर का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल भूमि IAS मिल जाएगा, जिसको आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे किसी भी प्रकार के मटेरियल को प्राप्त करने के लिए या आगे की सारे क्लास को आप निःशुल्क देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और भूमि IAS का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। भूमि IAS का ऑफलाइन बैच जो है वो हमने 16 अगस्त से स्टार्ट किया हुआ है और प्रेजेंट में आज से उसका नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो हमारे यहाँ 2 कोर्स चलते हैं, एक 3 ईयर फाउंडेशन कोर्स जो NCERT बैच के नाम से चलता है, जो इंटर के साथ या इंटर के बाद के बच्चों को हम एडमिशन लेते हैं। दूसरा हमारा एडवांस कोर्स चलता है जो आफ्टर ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए होता है। तो दोनों कोर्स हमारे अलग अलग मोड में संचालित हो चुके हैं, ऑफलाइन मोड में चल रहे हैं, जिसको आप संस्थान विजिट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं। और अभी शुरुआत के 50 बच्चों के लिए हमने वहाँ एक आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी रखा हुआ है। आप क्लास में आइए, संस्थान विजिट करिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्लास देखिए, अपना एडमिशन लीजिए। हम आपके अच्छे भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए आपके साथ लगातार काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत हो अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने करियर के पॉइंट को लेकर के, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सारे माध्यम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आप हमारे संस्थान विजिट कर सकते हैं भूमि IAS, वृंदावन सेक्टर 7A459, वृंदावन योजना लखनऊ में, या आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हर समस्याओं का सलूशन जरूर देने की कोशिश करेंगे। आपको काउंसलिंग अपनी करानी हो, आपको अपने करियर को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप बिना किसी हिचक के निःशुल्क मात्रा में सुझाव लेने के लिए आप हमसे मिल सकते हैं। इसके लिए आप हमारे संस्थान पर विजिट करिए, हम आपकी पूरी सहयोग करेंगे। और कल के क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका पार्ट 3 हम कंप्लीट कराएंगे। आप पढ़िए अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं कल अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।